शांति साहित्य संसार के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। अब अपने प्रारंभ करते हैं हिंदी की यात्रा। अपने वर्ण की यात्रा पूर्ण कर चुके हैं और आज वर्ण से संबंधित 20 प्रश्नों का एक टेस्ट, और मैं आशा करता हूं ये टेस्ट आप सब लोग ईमानदारी से करेंगे और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ये भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे सूचित करेंगे, ताकि मुझे पता लगे कि आपने कितना सीखा है। और वर्णों से संबंधित बात करूं, ये जो 20 प्रश्न हैं आपकी होने वाली कोई भी परीक्षा जिसमें वर्ण पर विचार किया जाएगा, इन प्रश्नों से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो अपने शुरू करते हैं और मैं जैसे ही प्रश्न बोलूंगा उसके पश्चात आपको लगभग 6 सेकंड का मैं समय दूंगा, उसके पश्चात आप उसका उत्तर दे पाएंगे। पहला जो प्रश्न है ना, वो है ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है। उत्तर की बात करें, कै कंठ, ख तालव्य, ग कंठ तालव्य और घ कंठोष्ठ है। आपको इसका उत्तर है वो बताना है। प्रश्न है ए आई का उच्चारण स्थल कौन सा है। तो कै कंठ, ख तालव्य, ग कंठ तालव्य और घ है वो कंठोष्ठ है। तो इसका उत्तर है वो है कंठ तालव्य। मैंने आप लोगों को बताया था पहले प्रश्न का उत्तर, जैसे ए और ए है वो क्या है, संयुक्त स्वर, बनता किससे है, ए और ई से। इसका उच्चारण स्थल है वो कौन सा है, कंठ, और ई का है वो क्या है, तालव्य। तो क्या बन गया, कंठ तालव्य। इसका उत्तर हो गया वो क्या हो गया, ग। उत्तर क्या हो गया, ग। फिर बिल्कुल सरल सा प्रश्न दिया मैंने, वर्णमाला में स्वर कितने हैं। वर्णमाला में स्वर कितने हैं। ये प्रश्न मैंने इसलिए दिया, मैं जब भी कक्षा में जाता हूं, यानी चाहे आप 12वीं की बात करें, चाहे आप फर्स्ट ईयर की बात करें, बीए फर्स्ट ईयर की, है ना, उनमें जाकर के पूछते हैं कि स्वर कितने होते हैं, तो लगभग 90% विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ये प्रश्न मैंने दिया, बिल्कुल सरल सा है वैसे तो, है ना। वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। तो क है 12, ख है 11, ग है 10 और घ है वो 13। प्रश्न है वर्णमाला में स्वर कितने हैं। क 12, ख 11 और ग है वो 10 और घ है वो 13। तो इसका जो उत्तर है वो क्या है, ख यानी 11। स्वर कितने होते हैं, 11। मैंने शुरुआत में आपको बताया था स्वर कितने होते हैं, 11। इसमें भी मैंने अलग अलग करके और बताए थे, अगर आपको याद हो तो। मूल स्वर कितने होते हैं, 4, ए ई उ री। और फिर मैंने बताए थे संधि स्वर में दीर्घ स्वर मैंने बताए थे 3। और उसके पश्चात मैंने आपको बताए थे संयुक्त स्वर, वो है 4, ए आई ओ औ, और ये है आ ई और उ। और ये कुल कितने हो गए, 11 हो गए। और इन दोनों का नाम मैंने दिया था संधि स्वर, ठीक है ना। तो ये अपने स्वर कितने हो गए, 11। ये प्रश्न नंबर 2। फिर देखो विसर्ग, तीसरा प्रश्न देखें, विसर्ग और है का उच्चारण स्थल कौन सा है। यानी विसर्ग और है का उच्चारण कहां से किया जाता है, उच्चारण स्थान के आधार पर आप लोगों को बताना है। क है कंठ, ख है तालु, ग है मूर्धा और घ है वो दंत्य है। तो देखो प्रश्न क्या है, विसर्ग और है का उच्चारण स्थल कौन सा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में मैंने देखा है, अक्सर पूछा जाता है कि विसर्ग का उच्चारण स्थल कौन सा है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा क कंठ। क्या होगा, कंठ। ये मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो। कंठ, कंठ में मैंने बताया था एक तो कैवर का उच्चारण स्थल कौन सा, कंठ। कैवर का उच्चारण स्थल कौन सा है, कंठ। एक बताया था मैंने विसर्ग और एक मैंने बताया था है ना। तो इनका उच्चारण स्थल है वो कौन सा है, कंठ। फिर देखो वर्णमाला में प्रश्न नंबर 4, वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। उत्तर देखें, क 33, ख 12, ग 11 और घ 44। ठीक है ना, इनमें आपको बताना है। ठीक है ना, वर्णमाला में वर्ण कितने हैं,
33 है, 12 है, 11 है या 44 है। तो इसका उत्तर आपको मैं बताता हूं, आपने सोच लिया होगा, उत्तर लगा दिया होगा, है ना। तो वर्णमाला में वर्ण है वो कितने हैं? 44। कितने हैं? 44। ठीक है ना। तो इसमें देखो व्यंजन होते हैं 33, स्वर ऊपर मैंने बता दिया आपको 11, और कुल कितने हो गए? 44 हो गए। कितना हो गए? 44। यानी व्यंजन है वो कितने हैं? 33। 5 तो वर्ग हो गए, 25 हो गए, और अंतस्थ हो गए 4, और 4 हो गए ऊष्म। कुल कितने हो गए? 33 हो गए। बिल्कुल। फिर देखो री का उच्चारण स्थल कौन सा है? री, एक बात ध्यान रखेंगे, री क्या है ये भी ध्यान में रहना चाहिए। री क्या है? री है वो स्वर है। री है वो क्या है? स्वर है। और इसका उच्चारण स्थल कौन सा है, ये प्रश्न पूछा। तो कै मूर्धा, ख कंठ, ग तालु और घ दंते। ठीक है ना। तो यहां री की बात करें, किसकी बात करें? री का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो वो है मूर्धा। क्या है? कै। उत्तर क्या हो गया? मूर्धा। और मूर्धा में और क्या क्या आते हैं? एक तो टै वर्ग आता है, एक तो टै वर्ग आता है, एक री आता है, रे आता है, श आता है। इनका उच्चारण स्थल है वो कौन सा है? मूर्धा है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। फिर प्रश्न नंबर 6, पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्णमाला मैंने 8 प्रकार की आप लोगों को बताई थी। कितने प्रकार की बताई थी? 8 प्रकार की मैंने बताई थी। उसमें आपको बताना है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? उत्तर दिए कै, से, बे, ले, गे, रे और घ, ये। इनमें से आपको बताना है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। पार्श्विक का मतलब एक बता दूं मैं आपको कि जीभ के बिल्कुल पास से यानी पड़ोस से हवा निकलती है। पार्श्विक का मतलब है पड़ोस निकलती है, उस व्यंजन को पार्श्विक कहते हैं। और वो है कौन सा है? इसका उत्तर हो गया ख, है ना। और वो है ले। क्या है? ले। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। उसमें आपको मैंने बताए थे स्पर्श व्यंजन बताए। एक तो आपको अगर ध्यान हो, स्पर्श कैसे लेकर के मैं तक, ये 25 वर्ण हो गए। ठीक है। स्पर्श के बाद स्पर्श संघर्षी मैंने बताए थे, है ना। इसके बाद इसमें आगे प्रश्न दिया गया है, उस पर चर्चा अपने बाद में करेंगे। ठीक है। फिर इसके पश्चात लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित व्यंजन कौन सा है? व्यंजन है वो लुंठित है, कौन सा है? और लुंठित का मैंने अर्थ आपको बताया था, लुढ़कते हुए। जीभ जब लुढ़कते हुआ है उस व्यंजन को क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है क है वो तो ये है, ख है वो वह है, ग है वो र है, और घ है वो ल है। तो लुंठित व्यंजन की बात करें तो उसका उत्तर होगा वो क्या होगा? उत्तर क्या होगा? ग। क्या होगा? ग। और ये क्या है? रे। यानी लुंठित व्यंजन है वो क्या है? रे है। पार्श्विक ल है और लुंठित रे है। अब देखो मैंने एक प्रश्न आपको दिया, प्रश्न नंबर 8, मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर कितने हैं? ये मूल स्वर कितने हैं अभी मैंने पीछे बता दिया आपको, अगर आपके ध्यान में हो। मूल है वो कितने हैं? देखो कै में 4, ख में 2, ग में 3 और घ में 1। यानी उत्तर क्या हो गया? कै में 4। कै में 4 यानी मूल स्वर 4 हैं। और कौन कौन से ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता दिया भी। मूल स्वर 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं एक बार थोड़ा सा आपके ज्ञान के लिए दोबारा और बता दूं। मूल स्वर कौन कौन से? 4, ए, ई, उ और री। ठीक है ना। और फिर मैंने दीर्घ बताए, दीर्घ स्वर भी मैंने बताए, आ, ई, उ और फिर मैंने संयुक्त बताए। क्या बताए? संयुक्त, ए, आई, ओ और औ। ठीक है ना। ये क्या है? ये है स्वर 11 है। ठीक है, बात क्लियर होगी बिल्कुल। तो मूल स्वर आ गए। फिर मैंने प्रश्न पूछा अर्ध स्वर कौन से हैं? व्यंजन में होते हैं ये। क्या होते हैं? व्यंजन में, और इंग्लिश में कहते हैं सेमी वोवल्स। क्या बोलते हैं? सेमी वोवल्स। ठीक है ना। क है रे और ले, ख है, स है वो रे और घ है वो ये और वे। इसमें से आपको सोच करके बताना है कि अर्ध स्वर कौन से हैं।
अर्धस्वर कौन से हैं जो कि अपने यण और यादि संधि में काम आते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आप लोगों को समझाए थे, है ना। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा घ। क्या होगा? घ। उत्तर क्या होगा? घ, यानी ये और वे, है ना। ये का भी मैंने बताया था आपको, ई और ए और उ और ए, है ना। ई है, ई है, ई है, उ है, ऐसा मैंने बताया था। वह बनेगा और वो ये बनेगा। तो अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न ही 10वां प्रश्न है, अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है ना। तो आपको बताना है, क है वो ये है, ख है वो श है, और ग है वो त द ध, और घ है वो क ख ग घ, है ना। इसमें से आपको बताना है कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। तो थोड़ा सा सोचिएगा, ये अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। और मैंने बताया था अंतस्थ से बोले जाते हैं, है ना, उन्हें कहते हैं अंतस्थ वर्ण। और वो हैं, उत्तर हो गया इसका, उत्तर हो गया इसका क। क्या हो गया? क। अंतस्थ है वो क्या है? ये रे ले वे। क्या है? ये रे ले और वे, ये अंतस्थ है। क्या है? अंतस्थ है। और उष्म मैंने आपको बताए थे, उष्म है वो श श और है, ये उष्म है। क्या है? उष्म है। तो ये 4 और 4 8 ये हो गए, और कैचे पे 25 हो गए, 33 अपने व्यंजन हैं। ठीक है ना। तो फिर अपने आगे प्रश्न नंबर 11। अब देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 11। अभी तक अपने 10 प्रश्न कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 11, स्वर है। इसमें लिखा, मैंने प्रश्न लिखा स्वर है, यानी स्वर कौन सा है, इसमें आपको पहचान करनी है। क में दिया मैंने रे, ख में दिया य, ग में दिया वे, और घ में दिया वो री। इसमें से आपको स्वर की पहचान करनी है। देखो, रे स्वर है, ख में यह है वो स्वर है, ग वे स्वर है, घ है वो री स्वर है। यानी इन चारों में से स्वर कौन सा है, ये आपको छानना है। तो आपने दिमाग थोड़ा वो लगा दिया होगा। तो इसमें उत्तर है वो क्या है? घ, और वो है री। री तो स्वर ही है, अपने पता ही है, यानी ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर हैं। ठीक है ना। अब यहां देखो, ये और वे ये अर्ध स्वर हैं। ठीक है ना। और रे भी वैसे तो अर्ध स्वर है, लेकिन माना नहीं जाता है, 2 ही माने जाते हैं, ये और वे, है ना। री और ए से भी तो रे बनता है, और री और ए से ले बनता है, वो संस्कृत की बात है। ठीक है ना। फिर देखो, जय का वर्ण विच्छेद होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जय का वर्ण विच्छेद होगा, यानी चाहे आप लेक्चरर की बात कर लो, चाहे आप रीट की बात कर लो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की बात कर लो, यानी जिसमें शब्दकोश आता है उसमें तो इससे संबंधित प्रश्न होता ही होता है। और जहां वर्ण विच्छेद यानी वर्ण दिया होता है, उसमें भी ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना। देखो, उत्तर मैंने इसके दिए हैं, क, ग और ये, गे बनता है जैसे, ख जय और ये, जे, ग दे और ये ते, और घ श और रे शर। तो इसका उत्तर आपको थोड़ा सा सोच करके देना है। तो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? उत्तर होगा वो होगा ख। उत्तर होगा वो क्या होगा? ख, जय और ये, जय और ये। ठीक है ना। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो यहां अब देखें, पहले जो मैंने ऑप्शन दिया वो दिया गय और ये, गे जिसका उच्चारण अपने करते हैं गियर, लेकिन ये है अशुद्ध है। इसका सही उच्चारण है वो क्या है? जय है। क्या है? जय, ज्ञान होता है ना, वही ज्ञानिक होते हैं। ठीक है ना। तो ये था बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखो, ये आरपीएससी 2013 सेट के एग्जाम में, यानी संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं, ये आरपीएससी सेट एग्जाम 2013 में आया हुआ प्रश्न है। देखो, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, प्रश्न ये है। तो मैंने उत्तर दिया 3, 2, 4 और 5। अब इसमें से आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। मैंने जब आपको वर्णमाला करवाई थी तो उसमें जब अपने व्यंजन किए थे, मैंने स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताया था, और इसका उत्तर है वो है ग 4 हैं। कौन कौन से, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, एक तो है क्ष, फिर है त्र,
एक है जैन, अभी अपने बात की, और श्रेय, ये हैं। और इनका वर्ण विच्छेद भी मैंने आप लोगों को बताया था, कै, शे और ए, फिर तै, रे और ए, फिर जय, ये और ए, फिर शे, रे और ए। ये है ना, चार है वो संयुक्त व्यंजन है, ठीक है ना, चार है वो क्या है, संयुक्त व्यंजन है। देखो ये सेट का एग्जाम बहुत बड़ा होता है, कॉलेज लेक्चर के लिए एलिजिबल होते हैं मान लो, वहां ये प्रश्न पूछा गया। फिर देखो द्वित्व या दीर्घ व्यंजन का उदाहरण है, ये आरपीएससी एसआई 2011 में प्रश्न पूछा गया कि द्वित्व या दीर्घ व्यंजन का उदाहरण है। देखो मैंने उत्तर दिए, कै यंत्र, खे मंत्र, गै पक्ष और घै लज्जा। यदि आपको याद हो मैंने करवाए थे, ये भी करवाया था मैंने, द्वित्व का उदाहरण आपको जरूर ध्यान में रखना है, और वो इसका उत्तर है वो है घै लज्जा। जब एक समान स्वर आए, क्या है, एक समान स्वर आए, है ना, वो क्या होते हैं, द्वित्व या दीर्घ व्यंजन उन्हें कहते हैं। जैसे लज्जा, मैंने उदाहरण आपको बताए थे, दिल्ली, है ना, फिर दिल्ली के बाद बिल्ली, है ना, और कुत्ता, है ना, ये उदाहरण है ना, वो किसके हैं, द्वित्व के उदाहरण है या दीर्घ व्यंजन के उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, देखो पहला उत्तर दिया मैंने पन्ना, फिर ख दिया बिल्ली, गै दिया मक्खन और घै दिया वो दिल्ली, ठीक है ना। इसमें अपने को देखना है भी कौन सा उत्तर बनता है। देखो अभी मैंने आपको बता दिया भी, जैसे पन्ना है वो तो क्या है, द्वित्व है, और बिल्ली है वो क्या है, बिल्ली है वो क्या है, द्वित्व है, और दिल्ली है वो भी क्या है, द्वित्व है। लेकिन मक्खन है वो क्या है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, किसका, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। तो ये जो बन गया वो क्या बन गया, गै, क्या बन गया, गै, ठीक है, ये गै। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, गै होगा। फिर देखो अघोष वर्ण है, अपने घोष और अघोष वर्ण किए थे, ठीक है ना। तो इसमें पहला मैंने कहा स्वर है क्या, फिर ख में दिया वर्ग का पहला दूसरा, और शे और से, फिर तीसरा गै में दिया मैंने सिर्फ है, और फिर घ में दिया ये रे ले वे। अब इसमें देखो घोष कौन से हैं, स्वर घोष होते हैं, फिर है घोष होता है, ये रे ले वे घोष होते हैं। तो मैंने प्रश्न पूछा अघोष है, तो वर्ग का पहला दूसरा और तीनों श है वो क्या है, घोष वर्ण कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। फिर देखो अलप प्राण है, अलप प्राण और महाप्राण मैंने करवाए थे। अलप प्राण आपको ध्यान हो तो स्वर है वो क्या कहलाते हैं, अलप प्राण कहलाते हैं, स्वर क्या कहलाते हैं, अलप प्राण कहलाते हैं। अब अपने को अलप प्राण, देखो उत्तर मैंने आप लोगों को बता दिया, स्वर है वो क्या है, अलप प्राण है। अब देखो ये ख और घ महाप्राण है, श है ये भी महाप्राण है, और थ और घ भी क्या है, महाप्राण है। महाप्राण कौन से होते हैं, वर्ग का दूसरा चौथा, वर्ग का दूसरा चौथा वो है वो क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। अब द्विसपृष्ठ और ताड़न जात वर्ण है, द्विसपृष्ठ और ताड़न जात वर्ण है। द्विसपृष्ठ मतलब जीभ दो जगह, जहां जीभ है वो दो जगह जहां जाकर के टकराती है उन्हें द्विसपृष्ठ कहते हैं। कै में दिया कै और ख, फिर दिया च और छ, फिर दिया ढ ढ, फिर टैट है। जैसे शब्द बोलेंगे ना आपने समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर है वो क्या है, गै है, क्या है, गै है, ठीक है ना। फिर देखो 19 नंबर प्रश्न, सपर्श संघर्षी व्यंजन है, सपर्श संघर्षी व्यंजन है। मैंने जब अपने उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किए थे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सपर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, उसके बाद फिर मैंने बताया सपर्श संघर्षी कौन कौन से हैं, ठीक है ना, सपर्श संघर्षी कौन कौन से हैं, ये बातें मैंने आपको बताई थी। अब सपर्श व्यंजन कौन कौन से हैं ये तो आपको ध्यान रहना चाहिए, कैसे मैं तक 25 वर्ण स्पर्श माने जाते हैं, लेकिन इनमें विशेष स्पर्श संघर्षी भी माने जाते हैं। तो इसमें देखते हैं आप कौन सा विद्यार्थी इसका सही उत्तर देता है। कै में च वर्ग है, ख में कै वर्ग है,
ग में तय वर्ग है और घ में है वो श वर्ग है। ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा च वर्ग, यानी च, छ, ज, झ और ये क्या है? च, छ, ज, झ और ये क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आज का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि भाषा की लघुतम इकाई है, भाषा की लघुतम इकाई है, ये आप लोगों को बताना है। जब हमने इस कक्षा की शुरुआत की थी, यानी वर्ण की यात्रा शुरू की थी, सबसे पहले मैंने इसी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताया था, तो आपके ठीक तरह से याद होगा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने देखा है लेक्चरर, है ना, लेक्चरर में भी ये प्रश्न आया हुआ है 2009, आरपीएससी 2009 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। और आज जो मैंने 20 प्रश्न बताए ना, ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, यानी सर मेरे ठीक याद नहीं है कौन सी परीक्षा में कब आए हुए हैं, लेकिन परीक्षा में कभी न कभी आए हुए हैं। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे और बिल्कुल इनके उत्तर, अगर आपके 20 में से 20 प्रश्न होते हैं तो वर्ण के विषय को आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप ब्रिलियंट, यानी इसमें अगर 20 में से 20 प्रश्न आप सही कर देते हैं तो आपको वर्ण विचार पढ़ने की दोबारा आवश्यकता नहीं है। और यदि आपके 15 प्रश्न सही होते हैं तो एक बार फिर आप पुस्तकों के अंदर जाइए या मेरी कक्षाएं डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वर्ण विचार, यानी एक बार पुनः आपको देखनी पड़ेगी, देखते रहेंगे आप। ठीक है ना। तो भाषा की लघुतम इकाई है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा शब्द और चौथा वर्ण। तो भाषा की लघुतम इकाई है। देखो मैंने सबसे पहले कहा था आपको, यदि आपके ध्यान में हो, भाषा के 3 तत्व महत्वपूर्ण हैं। भाषा के 3 तत्व महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? मैंने कहा था ध्वनि कह दो और दूसरा नाम इसका वर्ण कह दो, दूसरा शब्द और शब्द से तीसरा बना वाक्य। ये 3 तत्व है ना, वो महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे लघुतम यानी सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो है ध्वनि। क्या है? और इसका उत्तर हो गया घ। इसका उत्तर क्या हो गया? घ, यानी वर्ण। देखो भाषा की लिखित इकाई की बात करें, यहां क्योंकि लिखित ही आएगी तो वो वर्ण होगा, और वैसे ध्वनि उत्तर आ जाए तो वहां अपने को उत्तर ध्वनि करना होगा, दोनों एक साथ उत्तर आएंगे नहीं। तो ये थे आज के अपने वर्णमाला से संबंधित 20 प्रश्न, और 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं इन्हें। यानी ये जिस विद्यार्थी ने इन चीजों को तैयार कर लिया उसको वर्ण पुनः पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, वो परीक्षा में पूरे में से पूरे अंक लेकर के आएगा। तो ये थे आज का अपना पहला टेस्ट। कल अपने संधि से संबंधित यानी 20 प्रश्नों का एक टेस्ट पुनः होगा। लगातार आप मेरे से जुड़े रहिए, शांति साहित्य संसार के YouTube चैनल को देखते रहिए, और जो विद्यार्थी लगातार मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं वो इस टेस्ट को करें। टेस्ट करने के पश्चात कमेंट्स बॉक्स में आप अवश्य लिखें कि मैंने कितने प्रश्न सही किए हैं। यदि आपके 20 में से 10 प्रश्न भी सही हो जाते हैं तो आप एक मध्यम विद्यार्थी की श्रेणी में हैं, और 20 में से 20 प्रश्न जिस विद्यार्थी के सही हो जाते हैं वो उत्तम श्रेणी का विद्यार्थी है। और ये जो मैंने प्रश्न दिए ना, ये RS में, और मेरी जहाँ तक IAS का पेपर मैंने आज तक देखा नहीं, लेकिन RS के पेपर मैंने देखे हैं, उनमें ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल पूछी जाती हैं। ये बातें देखने में छोटी लगती हैं लेकिन बहुत बड़ी हैं, और छोटी छोटी बातों से और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यानी ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो धरातल से चलना पड़ेगा, फिर आसमान की ओर उड़ना होगा। यानी धरातल पर पैर होंगे तभी हम आसमान की ओर उड़ पाएंगे। और लगातार जो मेरे चैनल को देख रहे हैं उन सबका धन्यवाद। मनुष्य मंगल पारी लगातार मेरे साथ रहता है, इसके लिए इसका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।